नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में सबने लिखा है। वे सहज और सरल थे। उनके बारे में जब भी लिखा जाता है, साधारण, सहज और सरल जरूर लिखा जाता है। किसी ने नहीं लिखा गुस्सा करते थे, झुंझलाते थे, नमक कम होने पर दाल फेंक देते थे या होटल अच्छा नहीं होने पर आयोजकों को फटकार देते थे। फेसबुक पर पोस्ट लिखते थे, व्हाट्सएप पर किसी को ब्लॉक कर देते थे। हर दिन अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ फोटो लेकर पोस्ट करते थे। चुपचाप किसी की पोस्ट पर लाइक कर आते थे, ट्विटर पर रीट्वीट कर देते थे। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेजा करते थे। किसी ने इन सब के बारे में नहीं लिखा, ना व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें याद करते हुए बताया। इस दौर में जब हम और आप इतना कुछ यही सब करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल वही सब क्यों नहीं करते थे? लिख रहे थे, लिखने के पहले चुप हो जाते थे और लिखने के बाद ढिंढोरा भी नहीं पीटते थे, ये मैंने लिखा है, जरा पढ़ना। कभी अपनी किताब को इसे और उसे और मुझे भेंट करते हुए फोटो नहीं लगाते थे। उनके निधन के बाद जब सब उनके लिखे को याद कर रहे हैं, मैं यहां दूर सुदूर से इसी में उलझा हूं। लिखना तो ठीक है, उसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल क्या करते थे? जैसे आप नौकरी करते हैं, नौकरी करना तो ठीक है, उसके अलावा और क्या करते हैं? नोएडा में प्लॉट बुक करते हैं, दहेज में फ्लैट मांगते हैं, करोल बाग से घटिया पेस्टल कलर की शेरवानी को शानदार समझकर पहनते हैं, बाकी दिन जैसे बरीटो, एंचिलाडा, ब्रुशेटा ही खाते हैं। इसीलिए शादी के दिन याद से बैंक्वेट हॉल में दाल मखनी, नान जरूर खाते हैं। फिर शादी के बाद वैष्णव देवी की यात्रा पर निकल जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल लिखने के अलावा और क्या करते थे? क्या विनोद कुमार शुक्ल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनते थे? क्या किसी ने उनसे यह सवाल पूछा? उनके निधन के बाद किसी ने उनकी यह भी तस्वीर नहीं लगाई कि विनोद कुमार शुक्ल मन की बात सुन रहे हैं, सुनते हुए का उनका फोटो प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। मैंने मन की बात सुनते हुए कई तस्वीरों को देखा, उनमें खोजता रहा विनोद कुमार शुक्ल को। जहां इतने लोगों ने मन की बात सुनते हुए फोटो अपलोड किया है, उनमें विनोद कुमार शुक्ल का फोटो क्यों नहीं है? क्या किसी ने मन की बात सुनने वालों से पूछा है कि वे विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ते हैं? क्या उन्हें विनोद कुमार शुक्ल की आवाज सुनाई देती है? बिंबो का लेखक, दृश्यों में सोचने वाला, क्या अपने समय के सबसे बड़े दृश्य को मिस कर गया या उससे देखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया कि मन की बात सुनना भी राजनीति का सैनिक अभ्यास हो सकता है? हर दौर में कोई किसी की नहीं सुनता। गांधी की भी शिकायत थी, उनकी कोई नहीं सुनता। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वालों ने बाकायदा फोटो खिंचाकर नेशनल आर्काइव के लिए रिकॉर्ड बना दिया। हम आपको सुन रहे थे। क्या कोई विनोद कुमार शुक्ल को इस तरह से याद करेगा कि उन्होंने एक भी मन की बात नहीं सुनी? जब भी मन की बात का प्रसारण होता था, विनोद कुमार शुक्ल कहीं जंगलों में चले जाते होंगे या फिर कमरे में बंद हो जाते थे। यही उनका प्रतिरोध रहा होगा। किसी ने पूछा नहीं। विनोद कुमार शुक्ल को मैं कैसे याद करूं? विनोद जी जिन बिंबों और दृश्यों को रचने वाले थे, उन्हें दृश्यों के इस लौकिक माध्यम में कैसे याद किया जाए? क्या मुमकिन है उन्हें याद करने लायक कोई वीडियो बनाना? उनका लिखा इतना साधारण है कि महान नहीं कह सकता, और महान कहने से उनका लिखा साधारण हो जाता है। मैं बस उन्हें याद करते हुए यही सब याद कर रहा हूं कि इस समय में कवि या लेखक को याद करना कितना आसान है। बिंब और दृश्य के बिना निधन की सूचना मिलते ही सभी को दुख पहुंचा। इसकी सूचना पूरी दुनिया को तुरंत मिल गई। एक तस्वीर आ गई जिससे पता चलता है कब से कब तक इस दुनिया में रहे, कब आए, कब चले गए। लोग तुरंत कुछ ना कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। लेकिन मैं यह भी सोचने लगा कि सोशल मीडिया के पहले के दौर में जब मुक्तिबोध का निधन हुआ होगा,
तब साहित्य के पाठकों ने कैसे शोक व्यक्त किया होगा, दोस्त को पत्र लिखा होगा या उनकी रचनावली खरीद लाई होगी। मैं इस वीडियो को बनाते वक्त उन सभी को याद कर रहा हूं जो विनोद कुमार शुक्ल के निधन की सूचना मिलते ही चुप हो गए। उन्हें भी सदमा पहुंचा, मगर वे कुछ लिख नहीं पाए। भारत के अखबारों में ऑबिचुअरी लिखी जाती है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह संस्थागत रूप से हर दिन नहीं लिखी जाती। केवल लेखक, नेता, फिल्मी सितारे पर नहीं लिखी जाती। न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑबिचुअरी कॉलम में छपने के लिए जरूरी नहीं कि कोई मार्केज हो, या यह भी जरूरी नहीं कोई विनोद कुमार शुक्ल हो। वैसे गूगल सर्च से यह भी पता चला, न्यूयॉर्क टाइम्स में इस तरह की लंबी प्रोफाइल छपवाने की फीस भी देनी होती है। 83 साल के जॉन ई ऑल्सन को कौन याद करना चाहेगा, मगर उनके निधन पर इस अखबार ने लिखा है, बताया है कि ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और इन्होंने बदनाम कंपनी एनरॉन में निवेश नहीं करने की सलाह दी, तो उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। उनके इस विरोध को अखबार ने याद रखा। जिस दिन विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ, उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में रॉबर्ट ई मनुचिन की ऑबिचुअरी छपी। 92 साल के रॉबर्ट मनुचिन वॉल स्ट्रीट के खिलाड़ी थे, शेयर बाजार में पैसे लगाते थे, लगवाते थे, खूब धन कमाया। इनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1940 के सेंसस का रिकॉर्ड देखा और लिखा है कि इनका बचपन अमीरी में गुजरा है। उनके घर में तब गवर्नेंस और मेड हुआ करती थी। शेयर की दुनिया से रिटायर होने के बाद मनुचिन कला संग्रह करने लगे और यहां भी खूब धन कमाया। उन्होंने कहा था, मैं कला इसलिए खरीदता हूं कि मुझे कला से प्यार है, प्यार है और प्यार है। 2013 में उन्होंने यह बात कही। 2013 में ही हिंदी की पत्रिका पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज ने विनोद कुमार शुक्ल पर एक महत्वपूर्ण विशेषांक निकाला। उनके बारे में लोगों ने लिखा है, बोला है और छापा है, लेकिन क्या कोई विनोद कुमार शुक्ल की इस बात को याद रखेगा जो उन्होंने 2013 में राकेश श्रीमाल के सवाल के जवाब में दिया। पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज ने इस इंटरव्यू का शीर्षक इस तरह से लगाया, आजकल बचे काम की तरह लिखता हूं। इसी इंटरव्यू में राकेश श्रीमाल विनोद कुमार शुक्ल से पूछते हैं, ईश्वर और धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं, अंधविश्वास मुझ में नहीं है। धर्म घर के अंदर बल्कि खुद के अंदर रखने की कोई चीज होगी, उसे बाहर सड़क पर लाने की जरूरत नहीं। घर से बाहर ना तो धर्म होना चाहिए, ना कोई धार्मिक स्थान। बाहर को बाहर की तरह होना चाहिए, घर को घर की तरह। घर की बैठक को भी बाहर की तरह सजाना चाहिए, जिसमें सब तरह के लोग बैठ सकें। विनोद कुमार शुक्ल के इस जवाब में धर्म की राजनीति का प्रतिरोध वही देख सकता है जिसने कितना बहुत है कविता पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा, एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां, अतिरिक्त एक पत्ती नहीं। विनोद कुमार शुक्ल पर बात करते हुए आप आज के समय और सूचनाओं से अलग होकर बात नहीं कर सकते। मैं जानता हूं विनोद कुमार शुक्ल पर इस वीडियो को कम व्यूज मिलेंगे, कम लोग देखेंगे, कुछ लोग बीच में बंद कर देंगे कौन थे और मैं क्यों उनके निधन पर वीडियो बना रहा हूं। विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ने वाले, जानने वालों के लिए यह वीडियो है भी नहीं। उन्हें इसमें कुछ नया मिलेगा नहीं, बल्कि देखने के बाद कम ही लगेगा। कई पत्रिकाओं ने विनोद कुमार शुक्ल पर कितने ही अंक निकाले होंगे, मगर पाखी का यह अंक सुंदर है। इस संग्रह में नरेश सक्सेना, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, विष्णु खरे, विष्णु नागर, इब्बार रबी, अर्चना वर्मा, प्रियदर्शन, गिरिराज किराडू सबने विनोद कुमार शुक्ल की रचना संसार का विश्लेषण किया है। यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप शिकायत ना करें कि विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के समाज ने भुला दिया। ऐसा नहीं है कि विनोद कुमार शुक्ल दूसरी भाषाओं में याद नहीं किए जाएंगे। 2021 में मोहिनी गुप्ता ने कारवां के लिए कवर स्टोरी लिखी।
अंग्रेजी की पत्रिका है कारवां। जैसे अभी हाल में जिलियन राइट ने ट्रिब्यून में राग दरबारी और श्रीलाल शुक्ल को याद किया है। हिंदी के लेखक को याद करने के लिए अंग्रेजी को कोसने की जरूरत नहीं, लेकिन हिंदी के अखबारों को पलटकर देखने की जरूरत है कि उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल को कैसे याद किया है। हर सोमवार को नहीं चाहते हुए भी नौकरी पर जाने वाले लाखों लोगों ने नौकर की कमीज नहीं पढ़ी होगी, मगर उन्होंने हर दिन नौकर की कमीज पहनी होगी, जिसमें साहब कहता है कि सबके नाप की कमीज तो बनेगी नहीं, एक अच्छे नौकर के नाप की कमीज बनवा ली गई है। इसमें दूसरों को फिट होना ही होगा। उसके बाद संतू बाबू को महबूब और बड़े बाबू मिलकर नौकर की कमीज पहनाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं, नौकर की कमीज एक सांचा था जिससे आदर्श नौकरों की पहचान होती है। इस लाइन को पढ़ते हुए कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को अपनी कमीज से झल्लाहट हो सकती है। बेंगलुरु में जब मैंने एक सिक्योरिटीज कंपनी के गार्ड की कमीज पर डोबरमैन लिखा देखा तो नौकर की कमीज की याद आ गई। कमीज की बाजू पर कुत्ते की शानदार प्रजाति डोबरमैन की तस्वीर बनी है। डोबरमैन से कितना प्यार होगा, तभी इसके नाम पर कंपनी है। लेकिन मुझे वर्दी पर लिखा देखकर दो लोग नजर आए, जैसे बहुत उजाला होने पर विनोद कुमार शुक्ल को नजर आते थे एक नहीं दो दो सूरज। मुझे नजर आया इंसान और डोबरमैन। नौकर की कमीज में संतू बाबू को कमीज पहनाने का प्रसंग ठीक वैसा ही है जैसे किसी कंपनी में पहले दिन आपको वाटर बॉटल, आई कार्ड, बैग, लैपटॉप और टी शर्ट दी जाती है जो निकाले जाने के समय ले ली जाती है। आपने लिंक्डइन पर देखा होगा, लोग कंपनी की टी शर्ट, पानी की बोतलों की तस्वीरें कितने गर्व से पोस्ट करते हैं। शादियों में काम करने वाले केटरिंग स्टाफ की कमीज में भी नौकर की कमीज दिखाई देती है। किसी की कमीज नाप की नहीं लगती, सबने एक दूसरे की पहनी होती है। नौकर की कमीज में संतू बाबू अपने साहब से पूछते हैं, सच सच बतलाइए, कहीं आप मुझे कमीज पहनाने तो नहीं जा रहे हैं? साहब कहता है, कमीज से डरने की कोई बात नहीं है। फिर संतू बाबू को कमीज पहनाई जाती है। संतू बाबू की तरफ से विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं, इस समझदारी के कारण मैंने सोच लिया था कि मैं बच नहीं सकता। समझदारी से आत्मसमर्पित जैसी मेरी स्थिति हो गई थी। अदब और कायदे आदमी को बहुत जल्दी कायर बना देते हैं। ऐसा आदमी झगड़ा नहीं करता। फिर भी जब महबूब और बड़े बाबू मेरी बुशर्ट उतारने की कोशिश करने लगे, मैं उन्हें पूरी ताकत लगाकर रोकने लगा और इस कोशिश में मैं जमीन पर बैठता गया। मेरा एक हाथ महबूब ने पकड़ा था और दूसरा बड़े बाबू ने। नौकरी ने नागरिकों से नागरिकता का बोझ छीन ली। उस नौकरी और नौकर की कमीज के बारे में विनोद कुमार शुक्ल ने ऐसे लिखा है जैसे नौकरों की राजधानी दिल्ली को उन्होंने पहले ही देख लिया हो। जब उन्होंने 1994 में नौकर की कमीज लिखी, 2025 में तरह तरह की कमीज में समाये दिल्ली के नौकरों ने हवा में जहर का विरोध नहीं किया, चुपचाप सांसें ली, फेफड़े को खराब होने दिया। इसी उपन्यास में शुक्ल लिखते हैं, मेरा वेतन एक कटघरा था जिसे तोड़ना मेरे बस में नहीं था। यह कटघरा मुझ में कमीज की तरह फिट था और मैं पूरी ताकत से कमजोर होने की हद तक अपना वेतन पा रहा था। इस कटघरे में मैं सिनेमा देखता था या स्वप्न। विनोद कुमार शुक्ल ने यह लाइन उन पत्रकारों के लिए भी लिखी है जो वेतन के कटघरे में कैद होकर भारत के लोकतंत्र में जहर घोल रहे हैं और सिनेमा वालों की सोहबत में लोकतांत्रिक होने का झांसा दे रहे हैं। गोदी चैनलों पर जिन्हें आप इंटरव्यू करते देखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, सब के सब उस मालिक के नौकर की कमीज में जकड़े हुए हैं
जिसने इन सब को जबरदस्ती एक कमीज पहना दी है, पढ़ते विनोद कुमार शुक्ल को हैं और समाज में झूठ और नफरत की आग लगाते हैं। गोदी चैनल भी विनोद कुमार शुक्ल को खूब याद करेंगे। शायद आपसे हमसे बेहतर तरीके से उन्हें याद आना चाहिए कि उन्होंने शुक्ल की तरह इंसान की गरिमा का कितना ख्याल रखा, छोटे छोटे टुकड़ों का कितना ख्याल रखा जिसमें शुक्ल जीवन देखा करते थे, या फिर मालिक के नैरेटिव के आगे सब कुछ उन्होंने आग में झोंक दिया। कम से कम नौकर की कमीज का नौकर याद रखता है कि उसने कमीज पहनने से इनकार किया था। कमीज के फाड़ने का प्रसंग आप नौकर की कमीज में ही पढ़िए। विनोद कुमार शुक्ल को याद करने के लिए उन्हें देखने की जरूरत नहीं, उनका लिखा कहां फिट हो सकता है उस स्थान को खोजने की जरूरत है। दरअसल विनोद कुमार शुक्ल की रचना से गुजरते हुए आप अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ सकते हैं। 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी अरावली मानी जाएगी, लेकिन इसका जवाब विनोद कुमार शुक्ल ने पहले दे दिया था। उन्होंने लिखा है, गरीब एक स्तर के होते हुए भी एक जैसे इकट्ठे नहीं होते, जैसे 50 आदमी को काट कर 50 आदमी बना देना। यदि 50 हैं तो इसका मतलब सिर्फ 50, एक और फिर गिनती गिनो 51। जिन लोगों ने विनोद कुमार शुक्ल को नहीं पढ़ा, शायद उनके लिए ही उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे आऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। विनोद कुमार शुक्ल के निधन की सूचना 23 दिसंबर की शाम को मिली। उसी दिन सुबह सुबह निर्मल वर्मा की डायरी धुंध से उठती धुन पलट रहा था। निर्मल वर्मा किरकिराती हुई आवाज के बारे में लिखते हैं। यह किरकिराती हुई आवाज क्या है? क्या कोई अपने भीतर सुन रहा है? निर्मल वर्मा लिखते हैं, बस की खिड़की से एक के बाद एक बंगले आते थे, चले जाते थे। उन्हें देखकर मेरे भीतर कुछ भी नहीं उपजा, सिर्फ एक अजीब सा आश्चर्य हुआ कि यहां लोग रहते होंगे। एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक जीने का बुखार और भय कभी ना खत्म होता हुआ, सिर्फ मृत्यु में अंत होता हुआ। हड्डियों का बंडल जो बिजली के क्रेमिटोरियम में किरकिराता हुआ ध्वस्त हो जाता है। किस लिए किरकिराता हुआ ध्वस्त हो जाता है? मंगलेश डबराल ने लिखा है कि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में सबसे मर्मस्पर्शी बात यह लगती है कि वे हमेशा छोटी जगहों पर रहे। जो जगहें बड़ी मानी जाती हैं, उनसे दूर रहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की ही कविता है, मुझ में जो कुछ है वह केवल जड़ है। जड़ों से भी निकलती हुई जड़ें हैं और उनसे भी निकलती जड़ें ही हैं। मुझे पतझड़ बिल्कुल ही पसंद नहीं। इसलिए लिखने वालों ने विनोद कुमार शुक्ल के बारे में नोट किया है, बड़े लेखक होने के बाद भी अपनी रचना और अपने होने में बेहद साधारण थे, छोटे थे। उस हॉल्ट या स्टेशन की तरह जिसका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन रेलगाड़ी के भीतर से देखकर हैरान होता रहता है, यहां भी कोई रहता है। गाड़ी रुकने पर उतरता होगा, पूछता होगा कौन रहता है। उसी मामूली से हॉल्ट की तरह हिंदी साहित्य जगत में थे विनोद कुमार शुक्ल। उनके रूपक कमाल के हैं। दृश्य ऐसे हैं
जैसे सेल्फी लेने वाले लाखों लोगों से चूक हो गई। लाखों लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, उन्हें कहना नहीं आता है। वे जीवन भर आध्यात्म के नाम पर रंगीन कथावाचकों के पीछे भागते रहते हैं, और जो सबसे शानदार और सादा कथावाचक है उसे ही मिस कर दिया। विनोद कुमार शुक्ल देखना चाहते थे, देखते ही रहे। अपने घर से बाहर जाना चाहते थे ताकि दूर से अपने घर को देख सकें। क्या आपने कभी अपने घर को दूर से देखा है? देखने के लिए घर से बाहर गए हैं? क्या आपने कभी किसी सरकार को अपनी भक्ति से दूर हटकर देखा है? पूछा है कि एक रैली में 2 करोड़ के चाय समोसे कैसे खाए जा सकते हैं? क्या कभी आपने किसी की हताशा महसूस की है? उस आदमी की हताशा जिसका नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट से कट गया है, जिसे घुसपैठिया बताकर उसका नाम काट देने की धमकी दी जाती है। अगर नहीं तो आप विनोद कुमार शुक्ल के पाठक कैसे हो सकते हैं? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। जिस दौर में धर्म की किताबों को लेकर उत्पात मचा हुआ है, सड़कों पर धर्म का नाम लेकर गुंडे घूम रहे हैं, उसी सड़क पर विनोद कुमार शुक्ल के लाखों पात्र टहल रहे हैं और सब देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं अपनी अपनी हताशा और आपकी भी हताशा। अगर आप सब ने, यानी नौकर की कमीज पहने हुए नागरिक, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के झगड़े में उलझे होने के कारण पिछले हफ्ते कविता की कोई किताब नहीं खरीदी, कोई बात नहीं। आपको व्यस्त रखने के लिए बंगाल चुनाव से जुड़ा कोई मुद्दा रोज दिया जाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी असम को लेकर झूठ बोल देंगे। विनोद कुमार शुक्ल ने उन लोगों से कभी शिकायत नहीं की जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कभी पढ़ाई नहीं की, शादी के बाद से 20-20 साल तक कोई किताब नहीं खरीदी, ना पढ़ना जरूरी समझा। ऐसे लोगों को विनोद कुमार शुक्ल के सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीवन में इस कक्षा में पास होकर उस कक्षा में जाने के लिए ही आए हैं। इस काम को आपने कई साल किया भी, और कई साल बाद आपने कॉलेज पास किया है। आप जीवन में नौकरी करने आए थे। आपने यह काम तब भी किया जब नौकरी में आपका शोषण हुआ और सैलरी कम मिली। नौकरी से निकाल दिए जाने पर भी आपने नौकरी की उम्मीद रखी, क्योंकि आप जिस काम के लिए इस जीवन में बना दिए गए हैं उसी को मान चुके हैं कि आप इसी के लिए दुनिया में आए। विनोद कुमार शुक्ल को आपसे कोई शिकायत नहीं। उनकी रचनाओं का कवर देखकर आप मान सकते हैं आपने विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर आपको संतोष होता है कि आपने भारत का इतिहास पढ़ लिया है। इन सब शिकायतों से अलग विनोद कुमार शुक्ल बस लिखते गए, लिखते ही रहे। इसके बाद भी उनकी रचनाओं को खरीद कर पढ़ने वाले पाठकों की संख्या लाखों में बताई जाती है। विनोद कुमार शुक्ल ने पैदा होने के बाद स्कूल कॉलेज की यात्रा भी की और इसी सिलसिले में जबलपुर विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान से MSc की पढ़ाई पूरी की। पढ़ा भी, पढ़ाया भी। किसी ने कभी तो पूछा ही होगा, लौकी बोने का सबसे सही समय क्या है, या करेले को सूखने से बचाने के लिए विनोद जी कब कब पानी देना चाहिए। हम अपने साहित्यकारों से कितना कम पूछते हैं, उन्हें कम पढ़ते हैं, इसका अफसोस नहीं। कम से कम विनोद कुमार शुक्ल से पूछना चाहिए था कि दिल्ली के घरों के लिए रायपुर से कौन सा पौधा ले जाना चाहिए,
कोई ऐसा पौधा है जो एक दिन दिल्ली से ऊब कर रायपुर ना लौट जाए और दिल्ली में रहना पड़े तो मुरझा न जाए। यही होता है वीडियो बनाने के चक्कर में, पढ़ना भी रह जाता है, पूछना भी रह जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।